हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने स्टोरी से स्टार्ट किया था अकाउंट्स की। एक मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी चिंटू गोलगप्पे वाले, जिसमें से मैंने आपको बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स से रूबरू कराया था, जिससे आपको समझ में आया था कि एक जैसा रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल है तो उसमें कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स यूज होते हैं। उन टर्म्स को अब हम लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन से कि बेसिकली अकाउंट्स क्या है, क्या उसका प्रोसेस होता है, बैलेंस शीट पीएनएल तक पहुंचने का क्या क्या रूट रहता है। और फिर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल समझेंगे और उसके बेसिस पे फिर हम अकाउंटिंग एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। ऑल द वाइल जो स्टोरी मैंने आपको फर्स्ट समझाई थी वो एक बेस रहेगा, जिससे ये जो चीजें हैं थ्योरेटिकल थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग आपके लिए बन जाए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वो है, एक सेकेंड, कहाँ गया, सॉरी, ओके मिल नहीं रहा। जी सर। तो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग क्या चीज है। तो अकाउंटिंग जो है बेसिकली, अगर जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आप अकाउंट से बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप रूबरू हो रहे हैं, तो अकाउंट्स आपके लिए क्या चीज है। तो बेसिकली अकाउंटिंग इज नथिंग बट समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा। समराइज करने को बोलते हैं अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल डेटा जो हमारा होता है वो बहुत प्रकार का होता है, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, हमने पैसा उठाया मम्मी से, उन्होंने हमारे उसमें कैपिटल लगाई, जैसे मम्मी ने जो पैसा दिया, जो हमने फूफा जी से उधार लिया वो डेट हो गया, उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो हमारे एक्सपेंसेस हुए, जो हमारे हमने एसेट्स खरीदे, गोलगप्पे का स्टैंड खरीदा हमने, वो हमारा फिक्स्ड एसेट हो गया। उसकी 5 साल बाद क्या वैल्यू रहेगी, उसकी 10 साल बाद क्या वैल्यू रहेगी, क्या उस पे उसको डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्या चीज़ है वो। तो इस चीज इन सब सारे डेटा को, फाइनेंशियल डेटा को एक मीनिंगफुल तरीके से समराइज करने को अकाउंटिंग बोलते हैं। और समराइज करने का जो हमारा एंड रिजल्ट है, जब हम समराइज कर देते हैं इस अकाउंटिंग डेटा को, तो हमारा जो एंड रिजल्ट है वो है एक पीएनएल अकाउंट और एक है बैलेंस शीट। पीएनएल अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमने कितना मुनाफा कमाया, कितना पैसा हमारे पास जेब में आया। और बैलेंस शीट से हमें पता चलती है हमारी नेटवर्थ, कि हमारी औकात क्या है, हमारा आज की डेट में क्या स्टैंडिंग है मार्केट में। अगर हम जाके बोले, बैंक्स के पास हम जाते हैं, उधार वालों के पास जाते हैं, किसी भी नए इंसान को हमारे मतलब अपनी वर्थ बतानी होती है तो वो कहते हैं बैलेंस शीट दिखाओ, क्योंकि बैलेंस शीट में जो होती है हमारी वर्थ पता चलती है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारे ऊपर कितना कर्जा है, कहीं हम कर्जे पे तो नहीं डूबे हुए, कहीं हम ये तो नहीं दिखा रहे कि बड़े बड़े हमारे एसेट्स हैं बट वो सारे हमने उधार पे ले रखे हैं और हम उधार में डूबे हुए हैं। तो इट इज summarizing the financial data in a meaningful way by way of recording। पहले हम जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं कि ये घटना घटी। जैसे मैंने एक गोलगप्पा खरीदा किसी से, तो वो मेरा दोस्त निकला, उसने मेरे से पैसे नहीं लिए, उसने मेरे को उधार पे दे दिया कि चल तू बाद में दे दियो। तो उसको मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि बॉस उसने अभी मुझसे पैसे नहीं लिए, बाद में लेगा, बाद में लेगा, तो मेरे को उस हिसाब से उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर मैं इमीडिएटली पैसे देता हूँ तो मेरे को उस हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मैंने इंस्टेंटली पैसे दिए और अभी मेरी कोई उधारी बाकी नहीं है। और अगर है कि एडवांस में है कि पहले मेरे को पैसे देने पड़ेंगे एडवांस में, उसके बाद ही वो मुझे माल देगा, तो मेरे को उसको अलग तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक ही चीज की परचेज को मैं 3 तरीके से रिकॉर्ड कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन कि मैं पैसे कब दे रहा हूँ। तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया, फिर उसको मैं क्लासीफाई करूंगा। तो जैसे अगर पैसे बाद में देने हैं तो वो मेरा क्रेडिटर हो गया, क्योंकि मेरे को अभी वो कर्ज चुकाना है, लाइबिलिटी हो गई। इंस्टेंटली दिया तो मेरा वो ऑलरेडी एक्सपेंस हो गया और मेरे को कोई उधारी नहीं दिखानी, कोई उधारी नहीं है। और अगर एडवांस है तो ये इसको मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा कि मैंने एडवांस दे रखा है, इसके अगेंस्ट अभी मुझे कुछ लेना है, तो इसको मैंने क्लासीफाई किया। और फिर जैसे क्रेडिटर है या एडवांस है, इसको जब मैं बैलेंस शीट में क्लासीफाई करूंगा तो वो मेरा समराइजिंग हो जाएगा। इसको मैंने समराइज कर दिया। मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैंने एडवांस दिया है, वो यहाँ से दिखाई देगा मेरे को बैलेंस शीट को। जब मैं बैलेंस शीट को खोल के देखूंगा तो मैं देखूंगा कि इसमें कोई एडवांस आ रहा है। वो एडवांस कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने गोलगप्पे वाले को एडवांस दे रखा है कि भाई मैं तेरे को पहले पैसे दे रहा हूँ और तेरे से मैं बाद में सामान ले लूंगा, तो वो एडवांस यहाँ पे ऐसे आ जाता है। ठीक है।
टू मेक सेंस टू यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उसके लिए सेंस बनना चाहिए, इट शुड मेक सेंस टू हिम कि अच्छा ये मतलब जैसे बैंकर है, तो अगर उसको क्रेडिटर्स दिखाई देंगे बैलेंस शीट में तो अच्छा ठीक है, इसने इतना कर्ज ले रखा है, इतना सामान कर्ज पे उठा रखा है, तो मैं इसको और कर्ज नहीं दूंगा, तो दे विल मेक कॉर्पोरेट डिसीजंस बेस्ड ऑन इट। अगर आपकी बैलेंस शीट में मान लीजिए एक गोलगप्पा स्टैंड है, आप कहते हैं कि देखिए मेरे पास तो ना एक बिल्डिंग है और मेरे पास एक गोलगप्पा स्टैंड है और मेरे पास ये स्टॉक है, बट ये सारा ही आपने अगर उधार पे ले रखा है, सब कुछ आपने उधार पे ले रखा है ना, आपके पास खुद का कोई कैपिटल इन्फ्यूज्ड है, मतलब आपने खुद का कोई पैसा नहीं लगा रखा, सब उधारी से ही है, तो बैंकर बोलेगा यार आप तो पैसा लेके भाग सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो उधार देने वालों को कि यार मेरे को तो नहीं मालूम, और आप भाग जाओ, गायब हो जाओ, और फिर हम आपको ढूंढते रहेंगे। तो जो बैंकर है उसको इससे सेंस बनेगा, आपके बैलेंस शीट में अगर वो लाइबिलिटीज ज्यादा देखेगा, इट विल मेक सेंस टू द बैंकर, एंड वो उससे कॉर्पोरेट डिसीजन लेगा कि नहीं, मेरे को आपको उधार और नहीं देना है। तो कौन कौन होते हैं इस डिसीजन को, इसको यूजर्स को, जो मैंने यहाँ पे यूजर लिखा हुआ है, सेंस टू यूजर्स। यूजर्स में आ जाएंगे आपके, सरकार आ जाएगी। सरकार क्यों आएगी? क्योंकि सरकार को चाहिए टैक्स, सरकार को चाहिए टैक्स, तो इसलिए उनको आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। क्रेडिटर, कि आपको वो और उधारी दें या ना दें, या उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं, वापस मिलने के चांस है या नहीं। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए क्यों? क्योंकि उनको ये देखना है कि भैया हमें हमारी सैलरी टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं ये हमारी सैलरी देने की क्षमता रखते हैं या नहीं। जैसे किंगफिशर के एम्प्लॉयज हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको मालूम होगा कि उनकी सैलरीज काफी टाइम तक पे नहीं करी, तो एम्प्लॉयज का भी स्टेक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मैनेजमेंट का स्टेक तो होगा ही होगा, क्योंकि वो कम बिजनेस रन कर रहे हैं, उनको सारे डिसीजंस लेने हैं। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ये देखता है कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं नहीं लगाऊं, इसमें मेरे को मुनाफा होगा नहीं होगा। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक इन्वेस्टर हैं, आप इसीलिए लगाते हैं कि आपको उसमें मुनाफे की उम्मीद है। अब अकाउंट्स का प्रोसेस क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि अकाउंट्स से अच्छा भैया ठीक है हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हम बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को उससे चीज समझ में आए और उससे वो डिसीजन ले पाए, हम भी डिसीजन ले पाए। कल को हमें अगर इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, रिलायंस, टाटा में या कोई पेनी स्टॉक में, तो हम उसको ये फाइनेंशियल समझ के इन्वेस्ट करें या ना करें वो हमें समझ में आता है। ठीक है, बट इसका प्रोसेस क्या है? मतलब बैलेंस शीट जब बनाना शुरू करते हैं, बैलेंस शीट तो बहुत एंड का रिजल्ट है, शुरू कहाँ से होता है? पहले होता है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया आपका जैसे इनवॉइस, मतलब कि बिल। कोई भी आप चीज खरीदते हैं तो आपको बिल मिलता है, फोन आप खरीदते हैं तो आपको बिल मिलता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया आपका बिल। उसके बाद हो गया जर्नल, आप जर्नल वाउचर बनाते हैं एक, उसमें आप डेबिट क्रेडिट की एंट्री डालते हैं, उससे आपको पूरी पिक्चर पता चलती है कि इस बिल के पीछे कहानी क्या है, क्या हुआ था। उसके बाद आप उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग यूजली, जैसे अगर हम मैन्युअली बनाते हैं तो एक टी फॉर्म का हम एक लेजर बनाते हैं और उसमें हम डेबिट क्रेडिट की पोस्टिंग करते हैं। लेजर्स को फिर कंबाइन करके बनता है ट्रायल बैलेंस। अब ये जो प्रोसेस है 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो होती है ये बहुत मैनुअल जॉब होती है, बहुत मतलब बेसिक लेवल के अकाउंटेंट्स जो है वो ये बुक कीपिंग करते हैं। और उसके बाद बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आता है बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी, जिसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये हो गया तरीका। अच्छा भाई, उसके लिए इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्स डॉक्यूमेंट तो चलो बिल है, बिल तो मेरे को मिल ही जाएगा मार्केट में, जो भी मैं चीज खरीदूंगा बिल तो देगा ही सामने वाला। तो मेरे को क्या चीज स्ट्रांग होनी चाहिए? मेरा जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, एटलीस्ट ये चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि बैलेंस शीट और पीएनएल तो फिर उससे कंपाइल हो ही जाएगी। तो डेबिट क्रेडिट स्ट्रांग करने के लिए मेरे को डेबिट, जर्नल, लेजर और टीबी ट्रायल बैलेंस स्ट्रांग होने के लिए डेबिट क्रेडिट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए, डेबिट क्रेडिट शुड बी स्ट्रांग। अब आते हैं कि 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट बैलेंस शीट और पीएनएल के कंपोनेंट्स क्या है? बैलेंस शीट में आता है सबसे पहले एसेट। एसेट मतलब एक रिसोर्स जो हम कंट्रोल करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, या तो हम उसको हमने खरीदा हुआ है, जैसे हमारा गोलगप्पा स्टैंड हो गया, ये हमने खरीदा हुआ है, या फिर हमने लीज पे लिया हुआ है। जैसे अगर हमने कोई जमीन है, बहुत 4 एकड़ की जमीन है, 5 एकड़ की जमीन है, उसको हम एक साथ नहीं खरीद सकते, तो हम कई बारी भाड़े पे ले लेते हैं। या जैसे काफी लोग मतलब घर भी जो है वो रेंट पे रहते हैं,
रेंट पे रहते हैं तो वो भी एक तरीके का लीज ही होता है। तो ये जो एक रिजल्ट रिसोर्स है उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब मेरे बस में एक रिसोर्स है, मेरे हाथ में एक रिसोर्स है जिसको जो पास्ट इवेंट के कारण हुआ है। मतलब मैंने उसको खरीदने के लिए या तो कैश दिया या मैंने उधारी ली, बट वो काम मैं कर चुका हूँ। और अब जो रिसोर्स है वो मेरे हाथ में आ चुका है, वो मेरे कंट्रोल में है, उसको मैं अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूँ फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट का पर्पस क्या हुआ? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इसीलिए मैंने ये एसेट खरीदा है इन द फर्स्ट प्लेस। लेट्स से मैंने एक शेयर खरीदा, वन शेयर आई परचेज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एट ₹3000। ठीक है, करंटली अभी करीब यही भाव चल रहा है, 3000 रुपये में मैंने इसका शेयर खरीदा। तो जो मैंने ये 3000 रुपये दिए, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, दिस इज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, आई हैव ऑलरेडी पेड। ठीक है, अब मैं रिलायंस का एक शेयर का मेरा मैं रिसोर्स कंट्रोल करता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो बेच दूँ, इसको चाहे तो मैं 10 साल रखूँ, इसको मैं चाहे तो आज की आज बेच दूँ। तो आई कंट्रोल इट कि व्हाट आई डू विद द शेयर, व्हेन आई वांट टू सेल इट, वेदर आई वांट टू सेल इट, आई डोंट वांट टू सेल इट। और पहले ये मैंने खरीदा क्यों है, लेकिन मेरा इसके पीछे मोटिव क्या था? मेरे को लगता है ये 3000 का शेयर जो है ये एक साल के अंदर अंदर 10,000 रुपये का हो जाएगा। तो मेरे मन में है कि मेरे को 7,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, प्लस हो सकता है मेरे को इस पर डिविडेंड मिले। ठीक है, तो ये मेरा इंसेंटिव है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, जिसके लिए मैंने आज ये रिसोर्स को खरीदा है बाय वे ऑफ मेकिंग अ पेमेंट। ठीक है, तो ये एसेट हो गया। लायबिलिटी हो गई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये मेरे को अभी के अभी पे करना है एज ऑन डेट। अगर मैं आज की डेट में बैलेंस शीट बनाता हूँ अपनी 31 मार्च को, तो आज की डेट पे मैं अगर देखता हूँ तो मेरी ये उधारी है, आई हैव टू पे दिस टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मतलब कोई उधारी कोई ट्रांजैक्शन मैं पास्ट में कर चुका हूँ और उसके कारण मुझे एक इकोनॉमिक रिसोर्स या तो कैश या अपना कोई एसेट देना पड़ेगा वो उधारी चुकाने के लिए। तो जैसे मैंने स्टॉक खरीदा था, गोलगप्पे का सॉल्ट का पानी खरीदा था मैंने, तो मेरे को उसने बोला था मेरे दोस्त ने कि बाद में दे दियो। बाद में दे दियो का ये मतलब नहीं है कि देना नहीं है, देना तो है, तो वो ऑब्लिगेशन है। कैसे है? पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स तो हो गई, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, क्योंकि वो मैं उधारी ले चुका हूँ, उससे मैं सामान लेके आ चुका हूँ। इट इज अ क्लेम ऑफ आउटसाइडर ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। कल को अगर मेरा वो दोस्त कहता है कि भैया तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो तो मैं तो तुम्हारा स्टैंड गोलगप्पा स्टैंड लेके जा रहा हूँ, ये मेरे हवाले कर दो, और बाकी का तुम्हारा जो पानी वानी है, सॉल्ट है, नींबू है, वो सब भी मैं लेके जा रहा हूँ, तो वो मेरे एसेट्स पे क्लेम कर सकता है। तो ये हो गया बैलेंस शीट के दो कंपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपेंस इज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कि खर्चा हो गया, जो भी मैं डेली का खर्चा कर रहा हूँ उसका कॉस्ट है ये। तो अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ लोगों की, मैं रेंट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्याज का खर्चा दे रहा हूँ, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, ये मेरे को धंधा चलाने के लिए मेरे को ये बिजनेस करना पड़ता है। पेट्रोल हो गया, फोन के बिल हो गए, फोन पे मैं सामान मंगवा रहा हूँ, पेट्रोल से मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, सैलरी जो है मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉयज को, भाड़े पे मैं दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। इससे कोई फर्दर बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ये बस खर्च हो गया, इससे और मेरे को आगे कुछ नहीं मिलने वाला, कोई एसेट की तरह ये नहीं है कि मेरे को इसमें से डिविडेंड या कैपिटल ग्रोथ मिलेगी टू जनरेट रेवेन्यू। और ये सारे काम मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं अपना गोलगप्पा बेच पाऊँ, गोलगप्पा बेच पाऊँ और उससे मैं पैसे कमा पाऊँ। आई एम डूइंग ऑल दिस ओनली फॉर रेवेन्यू। ठीक है, इक्विटी जो होता है, वो मम्मी वाला एग्जांपल आपको ध्यान आ रहा होगा कि मम्मी जो है उन्होंने इक्विटी पैसा लगाया। रेजिडुअल इंटरेस्ट, रेजिडुअल मतलब सबसे एंड का, मिट्टी की सबसे नीचे वाली परत होती है रेजिडुअल, मतलब सबसे एंड का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है आपका उसमें कितना क्या वो है, आपकी स्टेक क्या है उसमें। तो रेजिडुअल इंटरेस्ट मतलब आपका क्या स्टेक है टोटल एसेट्स ऑफ द एंटिटी में आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज। तो अगर जैसे 100 रुपए के मेरे पास मेरा गोल स्टैंड जो है वो 100 रुपए का है गोलगप्पे का, और अगर मैं सारी उधारी चुका देता हूँ अपने दोस्त की जिसने कहा था बाद में पैसे दे दियो, और मेरे फूफा जी जिनसे मैंने उधार लिए थे 50 रुपए, अगर मैं सारे चुका देता हूँ तो मेरे पास जो 70 रुपए जैसे मेरे टोटल लायबिलिटी बचती है, तो 30 रुपए जो बचे वो मेरा रेजिडुअल इंटरेस्ट हो गया, जो मैं अपनी मम्मी को वापस दे सकता हूँ। ठीक है, ये एक रेजिडुअल इंटरेस्ट हो गया या स्टेक बोल लीजिए उसको, जो मेरी मम्मी का बनता है।
ठीक है, मेरी मम्मी और मेरा बनेगा, क्योंकि हमने ये पैसा लगाया था इस उम्मीद से कि हमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, बट अगर मुनाफा हो तो हम दोनों बांट लेंगे। रेवेन्यू हो गया कि आप जो गोलगप्पे बेच के पैसा कमा रहे हो, तो गोलगप्पा बेचोगे 15 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट, तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। अगर आपके मामा जी आ गए, जैसे मामा जी का एग्जांपल आपको याद होगा, वो आ गए तो वो रिसीवेबल हो गए, क्योंकि वो पैसे बाद में देंगे। और एनी अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सच एज सेल ऑफ गुड्स, मतलब जहाँ आपने गोलगप्पे बेच रहे हो नॉर्मल बिजनेस में डेली आके दुकान पे, उस पे जो वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा। ठीक है, अब एक मैं आपको सिंपल बैलेंस शीट बना कर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने काम स्टार्ट किया कैश से, हमने 100 रुपये का कैश अपने बिजनेस में डाला, तो कैश तो 100 रुपये आ गए यहाँ पे, और ये हो गया कैपिटल। ठीक है, ये मतलब बेसिकली 100 रुपये मैंने अपने बिजनेस में डाल दिया, ये बैलेंस शीट है। और मैंने एक गोलगप्पा स्टैंड खरीदा जिसमें मैं गोलगप्पे बेचूंगा, तो लेट्स से वो मैंने 40 रुपये का खरीदा। कैश जो है मैंने 40 रुपये स्पेंड करे, अब मेरे पास रह गए 60 रुपये। और एक मैंने बैंक लोन लिया 50 रुपये का, तो मेरा कैश इंक्रीज हो गया और मेरा यहाँ पे लोन इंक्रीज हो गया 50 रुपये। तो इसका मैं टोटल करूंगा तो ये 150, और ये हो गया 110 प्लस 40 150। तो बैलेंस शीट जो है आपकी हमेशा ऐसे मैच हो जाएगी। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हमने खुद का पैसा लगाया 100 रुपये, अपनी जेब से हम 100 रुपये लाए और बैंक से हम 50 रुपये मांग के लाए, तो 150 रुपये जो है हमारे पास पैसा है। उस 150 रुपये को मैंने कैसे खर्च किया हुआ है, 150 रुपये में से 40 रुपये का तो मेरा स्टैंड ही है, 150 रुपये का मेरा स्टैंड है, सॉरी 40 रुपये का मेरा स्टैंड है ना, ये जो है 40 रुपये का मेरा स्टैंड है, और बाकी 110 रुपये जो है वो अभी भी मेरे पास मेरी जेब में है एज कैश। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि 150 रुपये को मैंने कहाँ से कैसे स्पेंड किया। अब आ जाते हैं डबल एंट्री पे, द मेन थिंग। इसके बाद चैप्टर 3 में जो होगा उसमें हम रियल लाइफ ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री मारेंगे। जर्नल एंट्री से क्या होगा, हमारा बेस स्ट्रांग होगा, उसके बेसिस पे हम फिर लेजर्स और ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो डेबिट, इसके 3 गोल्डन रूल होते हैं। इनकम अगर है तो इंक्रीज हो रही है, अगर लेट्स से मैंने सिर्फ एक साइड का लिखा ताकि दूसरा वाला आपको कंफ्यूजिंग ना लगे, तो वो हमेशा क्रेडिट होगी। ओके, और इसका अकाउंटिंग रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो लेट्स से अगर मैंने कोई सेल करी, तो बैंक डेबिट टू सेल क्रेडिट, सेल से पैसा आता है, इनकम है, तो इनकम इज क्रेडिट, इनकम इज क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, अब बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा अंदर आया है, पैसा आया है, तो बैंक इसलिए डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, अगर बैंक से पैसा जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए आप एक को याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। इनकम जो है वो क्रेडिट होती है, तो खर्चे क्या होंगे, डेबिट होंगे, है ना। खर्चे जो है यहाँ पे मैंने लिखा है डेबिट होंगे, और एसेट जो है मतलब व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आया है, तो अगर जो बाहर जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसलिए एसेट डेबिट होगा और लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट होगी, है ना। और एक तीसरा रूल होता है हमारा, तीसरा अकाउंटिंग रूल होता है हमारा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसको हम जर्नल एंट्रीज के साथ कवर कर लेंगे। तो अभी आप इन चारों को अच्छे से लर्न कर लीजिए, एंड फिर जो तीसरा रूल है उसको हम जर्नल एंट्रीज के साथ प्रैक्टिकली कवर कर लेंगे। ओके।